एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। ठीक है, उसमें हम अतुल गुत्री वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब करीब 20 प्रश्न जो है देख लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे 21वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं बताइए। जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। मतलब कुछ इसकी निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। समस्या का गहन अध्ययन करना। अगर आप किसी का वैयक्तिक अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसकी समस्याओं का आप गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं। गुणात्मक अध्ययन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी। संपूर्ण अध्ययन मतलब टोटल ऑल तरीके से। ठीक है, चौथा नंबर विशेषता यहाँ पे विशिष्ट अध्ययन इकाई। पांचवा यहाँ पे विशेषता देखने को मिल रही है कारणिक कारकों का अध्ययन। मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एक कारण होता है, उन कारकों का भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत ही। ये इसकी एक ही विशेषता है। बात करते हैं छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे क्या कह रहा है कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो वैयक्तिक अध्ययन है इसको हम गुणात्मक मतलब गुणों का अध्ययन भी देख सकते हैं, और कितनी मात्रा में हम उनकी अध्ययन कर पाए हैं ये भी हो सकता है। ठीक है, सातवां नंबर एक सामाजिक इकाई का अध्ययन भी क्या कहलाता है, वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता कहलाता है। आठवां नंबर वैयक्तिक अध्ययन कारक तत्वों का पता लगाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो वैयक्तिक अध्ययन कारक है ये क्या करता है, तत्वों के बारे में भी पता लगाता है। ठीक है, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत समस्याएं क्या है, यहाँ पे आपको बतानी है। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष एवं साधारणीकरण केवल कुछ गिनो चुनी वैयक्तिक घटनाओं अथवा कुछ एक व्यक्तियों के अध्ययन पर आधारित होती है। अतः कुछ एक वैयक्तिक स्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय निम्न समस्याएं अनुसंधानकर्ता के सामने आती हैं। ठीक है, जो ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है इसमें हमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं जो अध्ययनकर्ता के सामने आती हैं। वो क्या है, पहला, मानव की मौलिक एकता क्या है, इसके बारे में निष्कर्ष निकालना मुश्किल काम हो जाता है। सर्वांगीण अध्ययन, ये भी एक कठिन काम देखने को मिलता है। ठीक है, समय का प्रभाव, ये भी परिस्थिति की पुनरावृत्ति। और पांचवा यहाँ पे सामाजिक प्रघटनाओं की जटिलता, ये भी यहाँ पे एक काम देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें 23 नंबर प्रश्न की। तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज मिति को परिभाषित कीजिए। समाज मिति को परिभाषित करना है। तो समाज मिति लघु समूहों के सदस्यों के पारस्परिक संबंध तथा उनमें पाए जाने वाले आकर्षण का विकर्षण को रेखाचित्र द्वारा सरल रूप से प्रस्तुत करने की प्रविधि है। मतलब जो ये आप समाज मिति है, इसको जो कोई एक समाज है, समूह है, उसमें जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण पाए जाते हैं तथा जो विकर्षण पाए जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक छवि के रूप में उतारने का प्रयास करते हैं। वही क्या कहलाता है, समाज मिति कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक स्थिति तथा व्यक्तिगत गुणों को जानने तथा नेतृत्व के अध्ययन के लिए किया जाता है। प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या है, ब्रोनर महोदय के शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने कहा है समूह के व्यक्ति के बीच स्वीकृति या स्वीकार की मात्रा। जैसे कोई समूह है, उसके बीच में जो व्यक्तियों के बीच में जो वहाँ पे व्यक्ति लोग रहते हैं उनके बीच में जो स्वीकृति या स्वीकार करने की मात्रा की माप द्वारा सामाजिक स्थिति, मतलब जो माप द्वारा सामाजिक स्थिति है उस समय की, वहाँ की संरचना एवं विकास के अन्वेषण, वितरण एवं मूल्यांकन की पद्धति समाज मिति कहलाती है। ठीक है, देखते हैं फ्रेज महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है समाज मिति एक ऐसी प्रविधि है, मतलब एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक समूह में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के
बीच पाए जाने वाले आकर्षण के माप द्वारा सामाजिक रूपों के अन्वेषण एवं संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम साफ साफ कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो समाज मिति है, इसका केवल इतना है कि जो कोई समूह है उसमें जो लोग रहते हैं उनके बीच में कितना आकर्षण पाया जाता है, कितना उनके अंदर क्या बोलते हैं संबंध पाया जाता है, इसी को दर्शाना ही समाज मिति कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेनिंग्स महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है, सामान्य तौर पर यह पद्धति किसी विशेष अवसर पर किसी समूह के सदस्यों को पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने की विधि है। मतलब उनका मानना यह है कि जब कहीं पे सामान्य तौर पर यह विधि जो है किसी विशेष अवसर पर कोई ऐसा अवसर आता है जिस समय पे हमें समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध को जानना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, समाज-मिति का प्रयोग करते हैं। स्पष्टता, समाज-मिति समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिति एवं व्यक्ति के गुणों को सरल एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की एक विधि है, जिसमें सदस्य में पाए जाने वाले आकर्षण, विकर्षण तथा अध्ययन भी हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कोई समाज है, वहाँ के लोगों के बीच में कितना आकर्षण पाया जाता है, कितना विकर्षण मतलब कितना ईर्ष्या वो लोग करते हैं, या फिर उनके बीच में कितना अच्छा संबंध है। ठीक है, इन उनके गुण के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी होती है, उनको एक जब हम चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो वही सामाजिक मिति कहलाती है। ठीक है, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक तथ्य संकलन की कौन सी विधियां हैं। जो प्राथमिक तथ्य संकलन है उसकी कौन सी विधियां आपको यहाँ पे बतानी है। तो प्राथमिक तथ्य वे हैं जिनका प्रयोग पहली बार किसी शोध या अनुसंधान कार्य में किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का अगर आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा, प्राथमिक तथ्य कहलाएगा। इन तथ्यों का संकलन संबंधित क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा अनेक विधियों के प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। मतलब जो ये तथ्य हैं इनका संकलन जो जिस क्षेत्र से संबंधित है उससे, या जो व्यक्ति से संबंधित है उसके समूहों के अनेक विधियों से प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है। इसके लिए निम्न विधियां काम में लाई जाती हैं। पहला तो प्रश्नावली बनाई जाती है, मतलब प्रश्नों का एक समूह बनाया जाता है। दूसरा अनुसूची, वही प्रश्नावली जो समूह बनाएंगे उसी को हम अनुसूची नाम दे देते हैं। तीसरा साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण व अवलोकन, आप उन चीज़ों को देखकर वहाँ पे उनका निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, मतलब किसी के बारे में आप घुसकर बड़े अच्छे से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो द्वितीयक स्रोत वह स्रोत हैं जो प्रकाशित व अप्रकाशित परंतु सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके द्वारा अनेक आंकड़ों तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। द्वितीयक स्रोतों में उच्च स्तरीय पुस्तकें, पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन, यात्रा वर्णन पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेखन तथा राजकीय आंकड़े आदि आते हैं। ठीक है, जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं इसमें सब में ये सारी चीज़ें आती हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा, व्यक्तिगत प्रलेखन, जो स्वयं के बारे में लिखे जाते हैं, जैसे जीवन इतिहास, डायरी, पत्र, स्मरण, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, व्यक्तिगत प्रलेखन के अंतर्गत आ जाती हैं। और दूसरा आपका यहाँ पे है सार्वजनिक प्रलेखन, इसके अंदर आ जाती हैं अप्रकाशित सरकारी, उसके बाद क्या, स्थानीय एवं स्वयं सेवा संस्थाओं के प्रलेख, और उसके बाद प्रकाशित सरकारी रिकॉर्ड, और उसके बाद पत्र पत्रिकाएं, ये सार्वजनिक प्रलेखन में आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 26वें नंबर प्रश्न की। तो 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है, सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शाब्दिक रूप में सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी भाषा में जिसे हम स्टैटिक या लैटिन भाषा में अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक, लैटिन, आगे देखते हैं, लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द तथा जर्मन भाषा के स्टैटिक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ राज्य अथवा स्टेट है। ठीक है, इस प्रकार प्राचीन काल में सांख्यिकी को राज्य अथवा राजाओं के विज्ञान के रूप में देखा जाता था, साइंस ऑफ किंग के रूप में इसे हम देखा जाता था। परंतु वर्तमान समय में सांख्यिकी का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो चुका है कि सभी सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग करके निष्कर्षों को वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग साधारणतया दो अर्थों में किया जाता है। पहला
पहले अर्थ में सांख्यिकी का तात्पर्य ऐसे राजकीय आंकड़ों से समझा जाता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण को स्पष्ट करते हैं। इस अर्थ में जनसंख्यात्मक आंकड़े राष्ट्रीय आय से संबंधित विशेषताओं, अपराध अथवा किसी अन्य विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों आदि को सांख्यिकी से संबंधित माना जाता है। ठीक है, बात करें सांख्यिकी का दूसरा अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से संबंधित है। इसके अनुसार सांख्यिकी का तात्पर्य अनेक विधियों की सहायता से आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं विवेचन करना है। ठीक है, बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किन विद्वानों ने सांख्यिकी की क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी हैं। पहला आपके आ जाते हैं बावले महोदय के अनुसार। देखें तो सांख्यिकी का तात्पर्य अनुसंधान के किसी पक्ष से संबंधित तथ्यों के एक ऐसे संख्यात्मक विवरण से है जिन्हें एक दूसरे संबंध में रखा जा सकता है सके। मतलब इनका मानना ये है कि सांख्यिकी का तात्पर्य अनुसंधान के किसी पक्ष से संबंधित, मतलब कोई अनुसंधान है उसके कोई पक्ष है जिससे संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण, मतलब उसको आप किसी नंबर से उसका विवरण अगर आप रख रहे हैं जिन्हें एक दूसरे संबंध में रखा जा सके, मतलब हम किसी दूसरे संबंध में रख सकते हैं, वही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। बेलिस तथा रॉबर्ट महोदय के अनुसार देखें तो सांख्यिकी तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं जो गणना अथवा माप के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेलिंगमैन के महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या लिखा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, क्या कौन सा विज्ञान है, जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा विवेचना की रीतियों से संबंधित होते हैं। मतलब यहाँ पे मानना है कि अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले जो आंकड़े के संकलन होते हैं, संकलन का उनका वर्गीकरण किया जाता है या प्रस्तुतिकरण किया जाता है या तुलना किया जाता है या विवेचना किया जाता है, उन्हीं रीतियों से संबंधित रखने वाले को हम क्या कह लेते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके कौन आ जाते हैं क्रॉक्सटन तथा कोडेन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उनका मानना यह है कि जो संख्यात्मक तथ्य जिसमें हम संख्याओं से कोई काम करते हैं, किसी चीज़ का विवरण रखते हैं, किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ की विवेचना करते हैं, वही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करके तथा कुछ विशेषताओं के संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देता है। सांख्यिकी के द्वारा ही ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें एक निश्चित सामान्यीकरण तक पहुंचा जा सके। मतलब इनके कुल मिलाकर अगर आप देखें मोटी मोटा तो जो आपका मार्कशीट होता है जिसमें आपका रिजल्ट आता है, वही आप एक तरीके से सांख्यिकी उसको भी कह सकते हैं, जिसमें आप अंकों के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं, उसका जो है विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की और आज के आखिरी नंबर प्रश्न की। यहाँ पे लिखा है अनुमापन क्या है, आपको बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अनुमापन क्या है ये बताना है। तो अनुमापन प्रणालियों से अभिप्राय उन साधनों, यंत्रों तथा तौर तरीकों से होता है जिनके द्वारा किसी घटना, वस्तु को मापा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अनुमापन प्रणाली है इसका हम अभिप्राय उन साधनों से ले सकते हैं, उन यंत्रों से ले सकते हैं अथवा उन तौर तरीकों से ले सकते हैं जिनके द्वारा किसी घटना, कोई ऐसी घटना हुई थी या वस्तु को मापा जा सकता है, उसको हम नाप सकते हैं एवं उसकी किसी विशेषता को गणना के रूप में प्रकट किया जा सकता है। मतलब उसकी कोई ऐसी विशेषता है जिसको हम एक गणनात्मक रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। गुडे एवं हार्ट महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है अनुमापन प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित समस्याएं, जो अंतर्निहित समस्याएं इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करके की होती है। दूसरे शब्दों में अनुमापन प्रणालियां
गुणात्मक तथ्यों की श्रेणियों को गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तित करने की प्रविधियां हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।